नमस्कार, चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। कलेक्टर ने किया मिड डे मील का निरीक्षण, बच्चों के साथ बैठकर खाया खाना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर व्यापारी एसडीएम को सौंपी दुकानों की चाबियां, कृषि जिंसों की खरीद पर आड़त की मांग को लेकर है आंदोलनरत। नर्सिंग स्टाफ ने जिसे मृत घोषित किया, घर ले जाते वक्त चलने लगी सांसें घुसाई, परिजनों ने किया अस्पताल के सामने हंगामा, इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। और पुलवामा हमले के जवाब का लोगों ने किया स्वागत, पटाखे जलाकर किया खुशी का इजहार। खबर विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों में मिलने वाले बच्चों के खाने की गुणवत्ता को जांचने के लिए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने रोड़ावाली के स्कूल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाया। इसमें खास बात यह रही कि उनके साथ हास्य कलाकार खयाली राम सहारण भी मौजूद रहे, जिन्होंने डीएम के साथ साथ मिड डे मील खाते हुए अपने ही अंदाज में अपने स्कूली दिनों को याद किया। स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कई स्कूलों का दौरा किया। इस बीच वे रोड़ावाली पहुंचे। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने रसोई की साफ सफाई से लेकर बच्चों के खाने में बनने वाली हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया और उचित दिशा निर्देश भी दिए। सब जिले के अंदर सभी स्कूलों में मिड डे मील का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग अधिकारियों की टीम लगाई गई है। राज्य सरकार के भी ये निर्देश है। तो अभी हम यहाँ रोड़ावाली में मिड डे मील देखने आए हैं। हमने बच्चों के साथ बैठ के खा के भी देखा, अच्छी क्वालिटी है और व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी है। 7th क्लास के बच्चों के साथ हम बैठे और खाना टेस्ट किया और अच्छा रहा। वहीं इस मौके पर खास तौर पर पहुंचे हास्य कला के अरख्याली भी मौजूद रहे। अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए ख्याली सहारण ने अपने अंदाज में उस वक्त की असुविधाओं को जाहिर किया और एक बार फिर से आसपास बैठे बच्चों और डीएम को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। सर, ये एक्सपीरियंस बस अचानक ही हमला हुआ है, जैसे आज वायुसेना ने पाकिस्तान में किया। रोड़ावाली गांव में आया मैं आज और कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और मैंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट लिए हैं, मंत्रियों के भी, मुख्यमंत्रियों के भी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर के। ये पहला अपॉइंटमेंट है जो ऐतिहासिक बन गया एक तरह से, सर की ज़ुबान में कहें तो। और यहाँ आज मिलने के लिए आए थे तो साथ में बच्चों के साथ भोजन करने का मौका मिला और यहाँ की गुणवत्ता देखने का मौका मिला, जिसके लिए कलेक्टर साहब स्पेशली आए हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे ज़माने में ये नहीं होता था कि बच्चों को साथ में भोजन भी करवाया जाए, तो ये एक अच्छी सोच भी है गवर्नमेंट की। और जो गरीब बच्चे हैं जिनको भोजन की भी दिक्कत होती है, वो यहाँ पढ़ने भी आते हैं, साथ में अपना भोजन भी करते हैं। ग्रामीण भी अगर मेरे को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो सरकारी स्कूल में आया करें, सरकारी स्कूल से जुड़ें। ये आपका अपना स्कूल है, आपके बच्चे हैं। जो सरकार ने एक बिल्डिंग बना के दी है, टीचर्स को सबको तनख्वाह सरकार दे रही है, आपको तो सिर्फ इसे संभालना ही है। इसमें और पौधारोपण हो, और अच्छी पढ़ाई हो, और अच्छा सिस्टम हो। भोजन बहुत अच्छा है, स्टाफ ने बहुत अच्छा वेल मैनेज कर रखा है, बच्चे बहुत डिसेंट तरीके से। ये 7th क्लास के बच्चे हैं और आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत ही अच्छे प्राइवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट होंगे, जो वैसी व्यवस्था यहाँ मिली है। अब अगर थोड़ी सी गलती भी होती है ना, तो बच्चों को एक नोट लिख देते हैं, प्लीज़ विजिट माय ऑफिस। हर एक स्कूलों में फैशन बन गया। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। एक बार एक मेरे गुरुजी ने नोट लिख दिया था कि अपने बच्चे को नहला के भेजा करें, इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो कृपया करके आप हमारे बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। सो मुझे मेरे बचपन याद आ गया, मेरे वो दिन याद आ गए। और आज फिर मुझे बच्चों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, सीओ साहब हमारे नवनीत जी, इनके साथ बैठ के भोजन करने का मौका मिला। जिला कलेक्टर और स्वायत्त शासन के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तर पर भी मिड डे मील को जांचने के लिए निर्देशों की पालना करते हुए विकास अधिकारी राधेश्याम रेवाड़ ने राइयावाली, हिरणावाली और रणजीतपुरा ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया और साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकास अधिकारी राधेश्याम रेवाड़ ने 3 पंचायतों के मिड डे मील का निरीक्षण किया, जिसमें राइयावाली, हिरणावाली और रणजीतपुरा ग्राम पंचायत शामिल है। इसमें विकास अधिकारी ने साफ सफाई को लेकर विशेष हिदायत दी। उन्होंने खाना बनने वाली जगह पर जमा हुए पानी की निकासी को लेकर भी निर्देशित किया। को सार्क से संबंधित पंचायतों का निरीक्षण किया गया, तो उस निरीक्षण के अंदर मिड डे मील की व्यवस्था देखी गई। स्वच्छता के संबंध में
सफाई व्यवस्था अच्छी मिली। और आज जैसे चावल और खिचड़ी की मेनू के हिसाब से मौके पर पोशाक पाया गया। और इसमें अराइयावाली, मेहनावाली और रणजीतपुरा पंचायत का निरीक्षण किया गया। कृषि जिंसों की सरकारी खरीद पर आड़त की मांग को लेकर व्यापारियों ने अपना कामकाज बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार से ऑफलाइन खरीद प्रक्रिया लागू कर आड़त की मांग को लेकर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों की चाबियां एसडीएम को सौंपी और टाउन धान मंडी में व्यापारियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कृषि जिंसों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद पर आड़त नहीं मिलने से नाराज व्यापारियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस फरमान से व्यापारियों सहित किसानों, तोला धान का और मजदूरों को भी परेशानी होगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते व्यापारियों ने टाउन व जंक्शन धान मंडी की दुकानों की चाबियां एसडीएम को सौंपी। टाउन अनाज मंडी में धरने पर बैठे व्यापारियों का कहना था कि इससे अव्यवस्था होगी। द्वारा समर्थन मूल्य पर जो केंद्र सरकार ने आड़तियों की आड़त बंद करने का निर्णय लिया है, उसके खिलाफ पूरी धान मंडी में हड़ताल की गई है। पूरा व्यापार संपूर्ण रूप से बंद रहेगा और अभी फूड ग्रेन के सभी व्यापारी कलेक्टर महोदय के पास अपने अपने दुकान की चाबियां लेकर उनको सौंपेंगे और अनिश्चित काल तक ये हड़ताल रहेगी जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। क्या चीज? समर्थन मूल्य पर जो व्यापारियों द्वारा बिलिंग की जाती थी डायरेक्ट व्यापारी को, उस पर हमारे को आड़त दी जाती थी, जबकि हम गवर्नमेंट के लाइसेंसी व्यापारी हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के लाइसेंस है और उन्हीं के कानून कायदों के अनुसार हमारे सभी नियम चलते हैं दुकानदारी के। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने किसानों का जो समर्थन मूल्य आम मूल्य से बढ़ाया है, उस पर वो डायरेक्ट खरीद करने लगी अपनी एजेंसियों के थ्रू। हमारी ये मांग है कि एजेंसियों के थ्रू वो डायरेक्ट खरीद न करके हमारे व्यापारियों के थ्रू वो खरीद करे, ताकि ये जो परंपरा सदियों से चली आ रही है और मार्केट कमेटी एक्ट के तहत हम लाइसेंसी व्यापारी हैं, उनको आड़त दिलाई जाए। गेहूं की खरीद हनुमानगढ़ जिले की 1/4 से 19 से चालू होनी है। हमारे हनुमानगढ़ जिले में इस साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख कट्टा आने की संभावना है, जबकि गवर्नमेंट ये समझ रही है जैसे सरसों और चने के 2 लाख कट्टे तो ऑनलाइन खरीद लेते हैं, उस वैसे ये व्यवस्था नहीं चल सकेगी। इसलिए हमारा दोनों सरकारों से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द कच्ची हड़तालों की मार्फत ऑफलाइन करके लागू किया जाए। हम कल एफसीए की मीटिंग में गए थे, वहाँ हमें ये फिगर प्राप्त हुआ है इस बार कणक पिछले साल की बजाय 10-15% एक्स्ट्रा तुलेगी। इसलिए ये काम गवर्नमेंट जो ऑनलाइन करना चाहती है उसमें गवर्नमेंट के ताबे नहीं आएगा। किसान जो है कच्ची हड़तालों से बंधे हुए हैं और वो उनकी सहायता करते हैं। ये हम जो आड़त लेते हैं वो उनकी गेहूँ की साफ सफाई और गेहूं को अच्छी तरह उनको उपलब्ध कराना, उनकी घटौती पर कंट्रोल लगाना, इन चीज़ों की हमारी मजदूरी लेते हैं। इसलिए इस मजदूरी को कायम रखा जाए और कच्चा आड़तियों की मार्फत ही सरकार से निवेदन है गेहूं तुलाया जाए। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम लागू करने के बाद किसानों को परेशानी होगी और गेहूं की बर्बादी। व्यापारियों का कहना है कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख कट्टा गेहूं आने की संभावना है। ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम सुचारू नहीं रहेगा। आप खुद सुनिए व्यवस्था को लेकर क्या कहना है व्यापारियों का। व्यापारियों पे और किसानों पे रोज नए नए कानून बना के थोप रही है। अभी इन्होंने नया कानून बनाया है कि ऑनलाइन पहले बुकिंग कराओ, उसके बाद हम गेहूं तुलाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग का मतलब है वो टाइम देंगे, तो टाइम मान लो उन्होंने किसान को 14 अप्रैल का टाइम दे दिया और किसान की कंबाइन लगती है 15-16 मई को, अप्रैल को, तो कहाँ से गेहूँ लाएगा 14 अप्रैल को। इसी प्रकार सरकार ने टाइम दे दिया 15 मई का और गेहूं कट गई उसकी 14 अप्रैल को, तो वो 1 महीना गेहूं कहाँ रखेगा। कल को ये मौसम खराब हो जाए, बरसात हो जाए, उसका गेहूं बर्बाद हो जाएगा, उस किसान का गेहूं कौन खरीदेगा। तो सरकार को और ये ऑनलाइन पोजीशन हटानी चाहिए। हमारे टाउन में 25 लाख कट्टा तुलता है,
इस बार क्रॉप अच्छी क्रॉप है, उम्मीद है कि इस बार 30 लाख कट्टा हमारे आना चाहिए। तो 30 लाख कट्टे तुलाने में हमारे 200 व्यापारी दिन रात एक करके उस गेहूँ तुलाते हैं। तो किसान, ये सरकार 1 या 2 पॉइंट तुला खोल के इतना गेहूँ कैसे तुला सकती है? 6 महीने नहीं तुला सकती, तो इससे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। सरकार कृषि समर्थन मूल्य से खरीद कर रही है, वो हमारे कैबर दलाल के माध्यम से करें और हमें आड़त का भुगतान मिले, क्योंकि हमारे ऊपर कृषि किसानों का हम हर प्रकार से सहयोग करते हैं। इनको जो भी कृषि जिनसे लेकर आते हैं, इनको तिरपाल उपलब्ध करवाते हैं, मंडी समिति भी तिरपाल उपलब्ध कराती है, हम भी कराते हैं, इनके माल की सुरक्षा भी करवाते हैं, मंडी समिति भी करवाती है। तो मिलजुल कर ही हमारा कैबर दलाल का काफ़ी सहयोग रहता है इसमें, जिससे किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। और सरकार अब क्या है कि जो चना और मूंग पिछले साल समर्थन मूल्य पर सेंटर पे लिया, जिससे क्या है कि हमारे को आड़त का भुगतान नहीं हुआ, और आड़त का भुगतान नहीं होने के कारण हमारे को रोजगार का संकट बनता जा रहा है। और हमारे पीछे पीछे ही जो श्रमिक बाजार में कार्य कर रहे हैं, जैसे धान का तोला माल, जो भी मजदूर हैं, इनको भी रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसी बात को लेकर व्यापारी वर्ग ये चाह रहा है कि हमारे जो भी कृषि जिन समर्थन मूल्य पर सरकार ले, वो हमारे कैबर दलाल के माध्यम से ले और हमें आड़त का भुगतान करे। और बात अगर नौहर की कहें तो नौहर में मर्चेंट एसोसिएशन व व्यापार संघ के तत्वाधान में आज नौहर के अनाज मंडियां बंद रही। समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद पर आड़त देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को नौहर अनाज मंडी पूरी तरह से बंद रही। व्यापारियों ने बताया कि सरकार की ये नीति, सरकार सीधे काश्तकार से ही कृषि जिन्स की खरीद करे, इससे हर वर्ग दलाल को कोई आड़त का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। टाउन जंक्शन रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मंगलवार को एक अजीब मामला सामने आया। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने जिस प्रौढ़ व्यक्ति को मृत बता दिया था, अस्पताल से बाहर निकलने के दौरान उसकी धड़कनें चलने लगी। आश्चर्य और खुशी के साथ साथ परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल स्टाफ को दी और रोगी की पुनः आईसीयू में उसे भर्ती करवाया गया। इस दौरान परिजनों की अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के साथ झड़प भी हो गई। इससे अस्पताल में बवाल मच गया। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित महावीर अस्पताल एवं मैटरनिटी सेंटर में मंगलवार को हुई घटना हैरान कर देने वाली थी। दरअसल जिस व्यक्ति को मृत घोषित किया गया, कुछ समय बाद उसकी सांसें फिर चलने लगी। आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल स्टाफ को दी और रोगी को पुनः आईसीयू में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गांव धौलीपाल निवासी हंसराज गोदारा का पिछले लंबे समय से इलाज चल रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी का फरीदाबाद में ऑपरेशन हुआ। वहां से परिजन करीब 1.5 माह पहले हंसराज को एक फिजियोथेरेपी अस्पताल में ले आए। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे खाना खाने के बाद मरीज हंसराज गोदारा को सांस लेने में दिक्कत होने पर परिजनों ने पास ही स्थित महावीर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मंगलवार सुबह नर्सिंग स्टाफ ने परिजनों को जानकारी दी कि हंसराज गोदारा की मौत हो चुकी है। बताया गया कि नर्सिंग स्टाफ के कहे अनुसार मौके पर मौजूद हंसराज के पुत्र मुकेश ने इसकी सूचना अपने घर दी तो परिवार के सदस्य शोक में डूब गए। इस बीच जब हंसराज का पुत्र मुकेश और अस्पताल में मौजूद परिवार के अन्य सदस्य हंसराज को मृत समझकर घर ले जाने लगे तो हंसराज की नब्ज और धड़कन चल रही थी। उन्होंने इसकी सूचना अस्पताल में मौजूद नर्सिंग स्टाफ को देते हुए हंसराज को पुनः आईसीयू में भर्ती करवा दिया। इसके बाद परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ ने विरोध कर रहे परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। सूचना मिलने पर गांव धौलीपाल के कुछ ग्रामीण भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मरीज को भर्ती करवाने के बाद अस्पताल स्टाफ ने मरीज की सुध नहीं ली। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की भरमार है। अस्पताल में हंगामा होने की सूचना मिलने पर टाउन थाना के सहायक उप निरीक्षक जसकर्ण सिंह व शिव नारायण पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों के साथ समझाइश भी की। इस अवसर पर उपस्थित मरीज हंसराज के भाई ने घटना को लेकर जानकारी दी। तो पेशेंट है जो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है,
उसके रात 11 बजे लमसम कोई आर्टरी का दौरा पड़ गया था। तो 11 बजे हमारा रामकाजी शाह के जो फिजियोथेरेपी वाला हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट थे पहले से ही। तो रात यहाँ लेके आए, तो रात इन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद में सुबह इन्होंने 8 बजे उनको डेड घोषित कर दिया। डेड घोषित करने पर हमारे गांव में फ़ोन हो गया कि हंसराज की तो मृत्यु हो गई। और जब गांव से हम आए यहाँ, तो हमारे जो आदमी बैठे थे एम्बुलेंस मंगा ली। एम्बुलेंस में ले जाने के लिए जहाँ आए तो मरीज जिंदा था तो हमने उठा करके दोबारा उसको आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जा करके वो जो आईसीयू संभालता है उसको बोला कि भाई इसके इलाज तो चालू करो। तो इनको आधे घंटे तो वो ऑक्सीजन लगाने वाला सिस्टम नहीं मिला, ठीक है। और वेंटी 2 है इनके पास आईसीयू में, वो दोनों वेंटी खराब है इनकी। और वो जो कंपाउंडर को बोला तो कंपाउंडर बोला आपको संतुष्टि करानी, ये तो वैसे ही डेड है। अभी भी उसकी प्लस है जो 110 चल रही है अभी भी, इस टाइम भी। ये 3 घंटे पहले की बात है और अब 3 घंटे हो गए, अभी भी जिंदा है वो पेशेंट। तो इसलिए हमने उनको कहा भैया आपने ऐसे कैसे कर दिया, हमारे गांव में जाके देखो ना, वहाँ गांव में सारा सामान मंगा लिया, सभी रिश्तेदारी में फ़ोन कर दिया, सारे रिश्तेदार हमारे वहाँ इकट्ठे हो गए। आप ये बताओ मेरे को, भी पेशेंट के साथ कोई आदमी आया होता तो वो खुद डिसीजन ले सकता है क्या भी ये डेड है या जिंदा है? डॉक्टर उसको कुछ कहेगा फिर भी होगा ना। डॉक्टर ने उसको कह दिया और वो कह रहा है वो बाद में तो वो उसमें सांस आ गई, ये हो गया। चलो वो कोई बात नहीं, उसमें सांस आ गई, पर बाद में जब आ गई तो उसका तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पौने 40-45 मिनट तक तो डॉक्टर नहीं आया। उसके बाद में फिर वो कंपाउंडर बोले मैं आपको देख लूँगा, आप ज़्यादा गर्मी करते हो, ये है वो है। तो उसके साथ झगड़ा हुआ, उसको पीटा भी है। उसके बाद में उसने फतेहगढ़ पता नहीं कहाँ के 4 लड़के बुला लिए, लड़के बुला के हॉस्पिटल के बाहर आके अंदर आ जाओ, आपकी कोई कब्जी है तो हम दिखाएंगे आपको। तो हमारे भी लड़के 50 खड़े थे, उन्होंने अंदर घेर लिया। ये मामला है। क्या नाम आपके भाई का? हंसराज उदारा दौलीपाल। जिले में 24 मार्च से 26 मार्च तक होने जा रही नहरबंदी को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने संबंधित विभागों के आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि नहरबंदी की पूरी तैयारी पहले ही कर लो ताकि आमजन को कोई समस्या न आए। 24 मार्च से 26 अप्रैल तक नहरबंदी रहेगी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगातार तीसरे साल नहरबंदी की जा रही है। इस बार 24 मार्च से 26 अप्रैल तक नहरबंदी की जाएगी। हालांकि पिछली नहरबंदी 70 दिन की थी, लेकिन इस बार नहर में बहुत कम पौडिंग कर सकेंगे, लिहाजा स्टोरेज को लेकर पीएचडी विभाग की अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। पीएचडी के एससी रमेश गर्ग ने बताया कि नहरबंदी को लेकर विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर ट्यूबवेल किराए पर लेने, नहरों में पानी लिफ्ट करने और टैंकर्स के जरिए पानी की व्यवस्था को लेकर टेंडर किए जा चुके हैं। 3 तरह के टेंडर होते हैं, तीनों ही किए जा चुके हैं। संगरिया और हनुमानगढ़ में स्टोरेज को लेकर कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन इसको लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। बैठक में जल संसाधन विभाग और पीएचडी के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि नहरबंदी को देखते हुए दोनों ही विभागों के अधिकारियों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी कम से कम लगाएं। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि नहरबंदी को देखते हुए ही इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि लोगों को पानी को लेकर कोई समस्या न आए। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के अलावा सीईओ जिला परिषद नवनीत कुमार, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, पीएचडी के एससी रमेश गर्ग, अधिशासी अभियंता मेजर सिंह ढिल्लो, जल संसाधन विभाग के एससी लखपत राय मेहरडा, अधिशासी अभियंता रामकिशन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अभी जो 25 मार्च से 1 महीने की बंदी है, उसके लिए ये ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा हुई थी। पीएचडी के भी एडिशनल चीफ साहब बीकानेर से आए हुए हैं और उसमें जो इसके लिए कुछ जो व्यवस्थाएं करनी है, व्यवस्था के बारे में चर्चा। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक 30 दिन की बंदी। जी। और पिछली बार भी इससे ज़्यादा मतलब 35 दिन की बंदी रही थी और जिस हिसाब से पिछली बार मैनेज किया था उस तरीके से इस साल भी मैनेज किया। वाटर की तो पिछली बार मैनेज किया था ना, पिछले ईयर में 2018 अप्रैल में जो काम करवाए थे यहाँ पे, उस टाइम भी 35 दिन की बंदी थी और उस टाइम जो ड्रिंकिंग वाटर का मैनेजमेंट किया था वो अब की बार भी उसी तरीके से मैनेजमेंट किया। और पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने सोमवार देर सुबह तड़के 3:30 बजे के करीब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने पीओके के पार जाकर आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के कैंपों पर हमला बोला। ये हमला पूरी तरह से सफल हुआ। इस हवाई हमले में जैश के सभी आतंकी कैंप नष्ट हो गए। बताया जा रहा है कि कैंपों में लश्कर और हिजबुल के भी कैंप शामिल थे। वायुसेना के 3 आतंकी कैंप
तबाह होने के बाद इस हमले में करीब 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई का सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया और सेना को बधाई दी। इतना ही नहीं, बात अगर हनुमानगढ़ की करें तो यहाँ के हास्य कलाकार खयाली ने सेना को बधाई देते हुए इस फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सुबह न्यूज़ चैनलों से, सोशल मीडिया से पता लगा कि आज हवाई हमला किया गया है आतंकी ठिकानों पे, और आई होप उसके लिए पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहिए, हिंदुस्तान को, दोनों देशों को मिलके और आतंकवादियों पे पूरी कार्रवाई करनी चाहिए कि जुल्म और सितम से तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं और जिन्हें पाला हो एयरफोर्स के उजालों ने वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। ये कार्रवाई बहुत टाइम पहले भी होनी चाहिए थी। जब आतंकी हमला होता है उसका इसी तरीके से ही जवाब देना चाहिए था, तभी ये आतंकवाद की समस्या हल हो सकती है। जितने हमारे कलाकार साथी हैं जो पाकिस्तान से हमारे साथ आते थे, यहाँ शो करने गए हुए थे, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि अगर वो पाक में मुझे देख रहे हैं तो कि आप भी अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए, ताकि इन आतंकवादियों को सपोर्ट करने के बजाय वो आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करे, जैसे आज भारत के एयरफोर्स के जवानों ने किया है। यहाँ की सरकार ने छूट दी, सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐसे जवाब, आतंकी हमले का जवाब इसी तरह ही होना चाहिए था। पूरा हिंदुस्तान इसका इंतज़ार कर रहा था और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कार्रवाई होनी चाहिए, जहाँ आतंकी कैंप है वो सब उड़ा देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये मामला यूएनओ में भी जाता है, वो ऑब्जेक्शन भी उठाता है अपने देश के ऊपर, तो अपने देश के ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो सकेगी। वैसे भी अब जो मीडिया से, जो न्यूज़ से पता लगता है कि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति से बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है। इस ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास भी और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो आतंकवाद के अंडर में कितने दिन अपनी सरकार चलाएगा, कितने दिन अपना काम करेगा। आखिर तो उस जुल्म के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। 2-3 साल पहले पाकिस्तान के भी आर्मी स्कूल पे हमला हुआ, वहाँ के बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। खुद पाकिस्तान भी इस चीज़ से दुखी है, लेकिन उसके बावजूद अब उनको आतंकवादियों के अंडर में रह के या देश को सपोर्ट करने वाला ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ मिलके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पुलवामा हमले का भारतीय वायुसेना के जवाब को लेकर टाउन के शहीद उधम सिंह पार्क में भी बीजेपी और कंबोज समाज के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे जलाए और कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब मिला है। उन्होंने भारतीय वायुसेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों को ये असल में श्रद्धांजलि है। हमारी भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को थोड़ा सा सैंपल दिखाया गया है, जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी 24 घंटे में और देखना अभी क्या होता है, पाकिस्तान का हाल क्या होता है। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी आतंकवादी अड्डों पे जो आक्रमण किया गया, वो भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत उचित कदम है और पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। इसी तरह सेना कार्रवाई करती रहे। आगे देखना, जो लोग ये कहते थे कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, आज उन्होंने बता दिया 56 इंच के सीने ने क्या कारनामा किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये वाक्य अक्सर सत्य है, सिद्ध हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि एक के बदले में 10 सिर लाने चाहिए, मोदी जी ने वो मुमकिन करके दिखाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय सर्व कंबोज समाज ने और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसके लिए खुशी मनाई है। भारतीय सेना जो 88 किलोमीटर अंदर तक घुसकर बालाकोट और इनके ठिकानों को जो बम्बों से उड़ाया है, भारतीय समाज में इसकी बड़ी भारी खुशी है और सभी ने मिलकर आज पटाखे जलाकर भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह
विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार जयपुर के द्वारा क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम पत्रकार मौजूद रहे। इसमें स्वच्छ भारत मिशन योजना और उसकी उपलब्धियों पर विचार किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, नगर परिषद सीईओ नवनीत कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार जयपुर द्वारा क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन करवाया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसमें सीईओ नवनीत कुमार ने खासतौर से हनुमानगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों और इस योजना के बारे में विस्तार से बताया। अच्छे कपड़े से या हवा से सुखाएं। आपने देखा होगा यहाँ पे ड्रायर भी रहता है, एयर ड्रायर, उससे भी सुखा सकते हैं, या कोई अच्छे कपड़े से सुखाएं जिससे हाथ पूरी तरह से सूख जाए। घरेलू स्वच्छता, हम जिस घर में रहते हैं उस घर की समस्त स्वच्छता, और फिर पर्यावरणीय स्वच्छता, हमारे संपूर्ण गांव की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। अब इस घरेलू स्वच्छता में मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारा जो हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आप लोग भी, आपका अधिकांश जो समय है अपने कार्यस्थल पर गुजरता है, तो इसमें कार्यस्थल है उसकी स्वच्छता, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। मतलब आप घर में कई बार केवल सोने जा रहे हैं या खाना खाने जा रहे हैं, बाकी पूरे समय आप फील्ड में या अपने ऑफिस में रहते हैं, तो आपका जो ऑफिस है वो साफ रहना अत्यंत आवश्यक है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस तरह के आयोजन को एक अच्छा और सफल आयोजन माना। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजनों से हम क्षेत्रीय स्तर के पत्रकारों के माध्यम से भी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा सकते हैं, जो अपने आप में खास है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में पत्र पीआईबी जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जयपुर है, उनकी तरफ से ये वार्तालाप कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जानी है। तो इसमें जिला प्रशासन की तरफ से मैं और सीईओ साहब आए हैं। इसमें इलेक्शन के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अलग अलग तरह की जानकारियाँ दी गई हैं। और भी सत्र होंगे जिसमें और साथी लोग जो है वो सूचनाएँ देंगे, और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा फोरम है जिसमें जिले के सभी पत्रकारों को ये सूचना दी जाएगी, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे जिले के अंदर ये सूचना का संचार होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। मैं इसके लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो ब्यूरो चीफ यहाँ पे पधारे हैं उनको बधाई देता हूँ, और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त समस्त कार्मिक मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए। कार्मिकों द्वारा राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए वादे अनुसार एनएचएम संविदा कार्मिकों को नियमित किए जाने सहित वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत नियुक्त समस्त कार्मिक मंगलवार से सामूहिक अवकाश पर चले गए। मिशन के तहत टीबी कार्यक्रम, मौसमी बीमारियां, तंबाकू सेल, एनसीडी सेल, शहरी स्वास्थ्य मिशन, आशा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष सहित जिला स्तर से लेकर ब्लॉक एवं पीएचसी स्तर की स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित होंगे। कार्मिकों का आरोप है कि राज्य सरकार चाहे तो उनकी समस्याओं का तुरंत निदान हो सकता है और उन्हें सामूहिक अवकाश पर जाने की नौबत न आए। राजस्थान एनएचएम कार्मिक संघ के जिला सदस्य मनीष शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने मार्च 2012 में एनआरएचएम के संविदा पदों को नियमित करने की घोषणा की थी। वर्तमान सरकार ने भी एनएचएम में कार्यरत सभी संविदा कार्मिकों को नियमित करने और समस्या समाधान करने की बात अपने घोषणा पत्र में की, लेकिन अभी तक इस पर गंभीरता से गौर नहीं किया। वहीं कार्मिकों ने सरकार के गठन के बाद से ही अपनी बात वर्तमान सरकार तक पहुंचाने के कई प्रयास किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते कार्मिकों ने ज्ञापन देते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया। एनएचएम कार्मिकों द्वारा 2017-18 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पॉलिसी लागू कर एनएचएम में कार्मिकों द्वारा 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर कार्मिकों को 10% और 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर कार्मिकों को 15% अतिरिक्त मानदेय अभिवृद्धि की स्वीकृति दी थी, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने, संविदा कार्मिकों के वेतन विसंगतियों को दूर करने, राज्य, जिला, ब्लॉक
और पीएससी स्तर के समस्त कार्मिकों का वेतन पुनर्निर्धारण करने की मांग की जा रही है। बताया गया कि इस पर राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। वहीं आपको बता दें कि एनएचएम कर्मी चिकित्सा विभाग की रीढ़ हैं। जिले में 100 से ज्यादा एनएचएम कर्मियों पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जननी शिशु सुरक्षा, जीवन वाहिनी 108 और 104 एम्बुलेंस, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मौसमी बीमारी, आईडीएसपी, टीबी, एनसीडी आदि कई मुख्य योजनाओं का जिम्मा है। यदि कर्मी सामूहिक अवकाश पर लगातार रहे तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों के स्थायीकरण की मांग को लेकर व साथ ही वर्ष 2017-18 से जो भारत सरकार द्वारा लॉयल्टी बोनस के रूप में जो राशि प्राप्त हुई, उसकी जो भुगतान की मांग को लेकर स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के समस्त कार्मिकों ने पिछले विगत 1 माह से समय जगह पे ज्ञापन और जो है प्रार्थना पत्र दिए, जिन पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सब को मद्देनज़र देखते हुए जो है सरकार को और मिशन को जो है डायरेक्टर साहब को ज्ञापन पुनः दे दिया गया। जनवादी महिला समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल मिड डे मील कर्मचारियों द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि न तो उन्हें अवकाश मिलता है और न ही उचित मानदेय। ऐसे में उनका 1300 रुपये में गुजारा करना मुश्किल है। परमानेंट करो, परमानेंट करो। 18,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 18,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। वर्कर्स को परमानेंट करो, परमानेंट करो। मिड वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिड वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काम का पूरा दाम दो, दाम दो, दाम दो। काम का पूरा दाम दो, दाम दो, दाम दो। मिड डे मील वर्कर्स को परमानेंट करो, परमानेंट करो, परमानेंट करो। मैं यही बेनती करनी चाहती हूँ कि हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रही। बड़े प्यार से हमने 2-3 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, हर बार कलेक्टर चेंज हो जाता है, पर हमारी मांगें को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे वेतन बढ़ाया जाए और मानदेय किया जाए, हमें पक्का किया जाए। तो हमें एक तो धमकी स्कूलों में ये दे रहे हैं कि आपको 7 साल के बाद हटाने का इन्होंने प्रशासन ने किया है नियम भी, आपको 7 साल तक ही रखा जाएगा। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि आप 40 की एज के हो गए तो आपको रिटायरमेंट की वो बोलते हैं। रिटायरमेंट तो क्या है जी, हमें बस स्कूल से निकालने की धमकी दे रही है। चूँकि सब कुछ बढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए नहीं इनको देखा है क्या? मोदी जी को ये नहीं पता लग रहा है कि स्कूल में मिड डे मील भी है, उनके लिए भी कुछ चाहिए। 1320 में कुछ नहीं जी बनता, तो इतना वेतन तो किसी फिर कह देते हैं कि आपकी सेवा है। सेवा तो हम गुरुद्वारे मंदिर में जाके कर लेंगे, ये स्कूलों में करने की क्या विपता पड़ गया? हर टीचर को 70-70 हज़ार रुपया मिल रहा है, किसी को 30,000 रुपया मिल रहा है, किसी को 35,000 मिल रहा है। हमें 1320 दे रहे हैं, उसमें भी हमारे नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं। हमें छुट्टी नहीं कोई दे सकते हैं कि अपने जगह पे इंसान छोड़ के जाओ। क्या बात है, अभी हम कोई इंसान नहीं है क्या? हमारे घरों में कोई ट्रेजरी नहीं होती? राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में अब एनसीसी कैडेट्स को बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। महाविद्यालय में रिक्त एएनओ के पद पर डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने कार्यभार संभाला है। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स की ओर से उनका सम्मान किया गया। एएनओ की जो ट्रेनिंग है, क्योंकि पूर्व में मैं यहाँ केयर टेकर था और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर करने के लिए पीआरसीएन यानी कि प्री कमीशन कोर्स करना आवश्यक होता है, और उस पीआरसीएन कोर्स करने के पश्चात एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का पद महाविद्यालय के अंदर सृजित होता है। और एएनओ पद का मुझे जो गौरव मिला है, इसके साथ साथ में लेफ्टिनेंट जो सेना की एक कमीशन रैंक है, उस रैंक के लिए मुझे कमीशन प्राप्त हुआ है। और ये कमीशन 90 दिन के पीआरसीएन कोर्स करने के उपरांत मुझे मिली है। चूँकि एनसीसी जो है वो आर्मी के बाद में सेकंड लाइन जो तैयार करने का जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन एएनओ के द्वारा किया जाता है। एएनओ महाविद्यालय स्तर पर
स्कूल स्तर पर होते हैं, जो कि कैडेट्स को सेना के अंदर भर्ती के लिए प्रेरित करें। इसके नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के एनसीसी जो यूनिट हमारे यहाँ संचालित है, उसमें आज बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि डॉक्टर रामपाल एरोदिया जी ने एएनओ के रूप में जो लेफ्टिनेंट का जो कोर्स होता है 3 महीने का, वो संपन्न किया। पूर्ण मनोयोग के साथ आपकी रैंक सेरेमनी कामठी में महाराष्ट्र में है, वहाँ पर आपका ये रैंक सेरेमनी रहा। उसके बाद आज महाविद्यालय में पधारने के बाद एनसीसी के द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एनसीसी के कैडेट्स अब जो एक गैप था इस महाविद्यालय में, 2011 में डॉक्टर प्रभात स्वामी मेजर रैंक से देवलोक हो गए थे, अब शायद वह कमी एनसीसी की पूरी हो जाएगी। नौहर पुलिस की कार्रवाई अवैध धंधा करने वालों के विरुद्ध लगातार जारी है। नौहर में अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई करते हुए 2 जनों को नौहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभिमन्यु निवासी गांव भूकारका व इमरान उर्फ मानिया निवासी नौहर को गिरफ्तार कर दोनों जनों को मादक पदार्थ खरीदने और बेचने की बात स्वीकार की है। इन दोनों ने नौहर पुलिस थाना के प्रभारी प्रशिक्षु आरपीएस भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध नशे जैसा घिनौना व्यापार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिसको रोकना चाहा तो उसने घुमा के पीछे भगाना शुरू किया, तो उसको पुलिस इमदाद की सहायता से रोका गया। रोक के शख्स की तलाशी ली गई, उनसे पूछा गया तो उनके पास से चिट्टा बरामद हुआ। 2 शख्स गिरफ्तार हुए, जिनसे पूछताछ में उनका नाम, एक का अभिमन्यु सनोप श्री प्रभु सिंह, उम्र 24 साल, निवासी वार्ड नंबर 8 बुकरका का पाया गया। दूसरा शख्स नौहर का ही वार्ड नंबर 9 का रहने वाला मान सिंह उर्फ मानिया सनोप श्री मुश्ताक अली, उम्र 30 साल। उनके कब्जे से, दोनों के कब्जे से 3-3 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आगे उन्होंने ये बताया कि अभिमन्यु ने बताया कि मैं मिनखा सिंह डीग मंडी हरियाणा से खरीद करके लाता हूँ, और मान सिंह उर्फ मान्या ने बताया कि मैं नौहर के ही एक शख्स से खरीद के लाता हूँ। गिरफ्तारी की है और आगे जिन्होंने बताया है उस हिसाब से डीग मंडी में और जो नौहर के निवासी है उसकी गिरफ्तारी आगे की जाएगी। और लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की बैठक नौहर थाना परिसर में आयोजित की गई। नौहर पुलिस उप अधीक्षक अतर सिंह पुनिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक किस्म के लोगों पर निगरानी को लेकर चर्चा की गई। पुलिस उपाध्यक्ष सिंह पुनिया ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा विशेष चौकसी बरती जाएगी। उन्होंने अपराध नियंत्रण की बात कही। बैठक में भूपेंद्र कुमार, नौहर थाना अधिकारी विक्रम सारण सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। और बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।